बारे में पढ़ा था। जय हिंद दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने हिंदी वर्णमाला के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम हिंदी वर्णमाला के व्यंजन वर्णों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने स्वर वर्णों के बारे में डिटेल से पढ़ा था। आज के सेशन में हम व्यंजन वर्णों को डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। हिंदी वर्णमाला में हमारे जो वर्ण हैं, जैसे कि आ से लेकर अंग तक के वर्ण, ये सभी क्या कहलाते हैं? हमारे स्वर कहलाते हैं। और लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? 13 है। और उच्चारण के आधार पर हम देखें तो रिर और अंग आहा को हटा दें तो स्वरों की संख्या हमारी कितनी हो जाती है? उच्चारण के आधार पर 10 स्वर हो जाते हैं। और हिंदी वर्णमाला में 10 स्वर हो जाते हैं। और इसके अलावा जो भी वर्ण रहते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। व्यंजन वर्णों में भी हमने पढ़ा था कि जो हमारे का से लेकर माँ तक के वर्ण हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। प्रत्येक वर्ग को पांच वर्णों में डिवाइड किया गया है। जैसे कि का वर्ग है, इसके 5 वर्ण है का, खा, गा, घा, ना। ठीक है। चा वर्ग है, इसके 5 वर्ण हैं चा, छा, जा, झा, या। इसी प्रकार टा वर्ग के हैं टा, ठा, डा, ढा, णा। और ता वर्ग के हैं ता, था, दा, धा, ना। और पा वर्ग के हैं पा, फा, वा, भा, मा। चूंकि आपको पहले सेशन में बताया था कि जो भी व्यंजन वर्ण हैं वो बिना स्वरों के नहीं बोले जा सकते, यानी कि जो व्यंजन वर्ण हैं वो स्वतंत्र इकाई नहीं है, यानी जिन्हें बिना स्वर के नहीं बोला जा सकता वो सब वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जैसे कि का, इन सभी के नीचे जो हलंत रहता है तो ये क्या बन जाते हैं? व्यंजन वर्ण बन जाते हैं। और व्यंजन वर्ण में जब हम स्वर को जोड़ते हैं, जैसे आ जोड़ दिया तो एक पूर्ण वर्ण बनता है जिसे हम उच्चारित कर सकते हैं। और हम पढ़ेंगे अल्प प्राण के बारे में। अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होते हैं, और अघोष ध्वनि क्या होती है, सघोष ध्वनि क्या होती है, सभी को हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए स्पर्श व्यंजनों के बारे में पढ़ते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25 हैं। का से लेके माँ तक के जो सभी वर्ण हैं वो हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इस सेशन से मतलब इस जो टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो का वर्ग है, का वर्ग का कोई वर्ण ले लिया जाएगा। जैसे पूछ लिया आपसे गा है, इसका उच्चारण हमारे मुख के किस भाग से होता है? तो वो होता है हमारे कंठ से, यानी का वर्ग का जो उच्चारण हमारे कंठ से होता है। चा वर्ग का उच्चारण हमारे तालु से होता है। और टा वर्ग का मूलधा से होता है। और ता वर्ग का दंत से होता है। और पा वर्ग का उच्चारण जो हमारे ओष्ठ से होता है। तो हमने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई थी, कचट तप। कौन सी ट्रिक थी? कचट तरप, कचट तप, कचट तप। आपको 3 वर्ण ए याद रखने हैं, कचट तप। और यहाँ वर्ण याद रखने हैं कंठ, तालु, मूलधा, दंत, ओष्ठ। तो इस प्रकार से कचट तप हो गया और यहाँ हो गया कंठ, तालु, मूलधा, दंत, ओष्ठ। यानी का वर्ग है, लेकिन आपको पूरा वर्ग याद होना चाहिए। जैसे का, खा, गा, घा, णा, चा, छा, जा, जा, या, ता, था, दा, दा, ना, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, वा, वा, मा। यानी पूरे जो हिंदी अल्फ़ाबेट है आपको याद होना चाहिए। इसी प्रकार से आप अपना क्वेश्चन राइट कर सकते हैं। यानी का वर्ग का, यानी का, खा, गा, घा, णा, ये सभी का उच्चारण स्थान हमारा कंठ है। और चा वर्ग का चा, छा, जा, जा, या, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है? हमारा तालु है। उसी प्रकार टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूलधा है। और ता वर्ग का दंत है। और पा वर्ग का यानी पा, फा, वा, वा, मा, सभी का उच्चारण स्थान हमारा ओष्ठ है। तो इस प्रकार से आप अपना क्वेश्चन राइट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि इसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि आपका अल्प प्राण क्या है? अल्प प्राण, यदि हम इन्हें नंबर दे दें, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, तो इनमें हम देखें कि जो हमारे पहला, तीसरा और पांचवा, 1, 3, 5, कौन कौन से? 1, 3, 5, ये सभी क्या कहलाते हैं? हमारे अल्प प्राण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। यानी पहले
पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। पहला वर्ण जैसे कि क्या हो गया, यानी का, चा, टा, ता, प, ये सभी वर्ण जो पहले वर्ग के जो स्तंभ के जो वर्ण हो गए वो सभी क्या हो गए? अल्प प्राण हो गए। और तीसरे स्तंभ के जो भी वर्ण हो गए वो क्या हो गए? हमारे अल्प प्राण हो गए। और पांचवें स्तंभ के जो भी वर्ण हो गए वो क्या हो गए? हमारे अल्प प्राण हो गए। यानी कि का, गा और ना, ये सभी हमारे क्या हो गए? अल्प प्राण हो गए। यानी चा, जा और या, ये सभी अल्प प्राण हो गए। यानी 1, 3, 5, यानी पहला स्तंभ, तीसरा स्तंभ और पांचवा स्तंभ, यानी का, चा, टा, ता, प, और यहाँ पर गा, जा, णा, दा, वा, और णा, या, णा, ना और मा, ये सभी वर्ण हमारे अल्प प्राण कहलाते हैं। और इसके बाद 2 और 4 क्या बच जाता है? 2 और 4, यानी दूसरा स्तंभ और चौथा स्तंभ क्या बच जाता है यहाँ पर हमारा? दूसरा स्तंभ और चौथा स्तंभ, यानी दूसरा और चौथा, यानी कि खा, छा, ठा, था, फा, यानी दूसरे और चौथे स्तंभ के जो भी वर्ण हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? हमारे महाप्राण कहलाते हैं। महाप्राण कहलाते हैं। महाप्राण कैसे कहलाते हैं? जैसे कि आप समझेंगे, का है, यानी का 1, 3, 5, ये सभी वर्ण की ध्वनि क्या है? अल्प प्राण है। अल्प प्राण है। और 2 और 4 ये सभी जो वर्ग की जो ये सभी जो स्तंभ है इसकी ध्वनियाँ क्या हैं? हमारी महाप्राण है। महाप्राण है। महाप्राण है। अब समझेंगे कैसे हैं। यानी हम देख लें कि जो पहला वर्ण है, पहले वर्ण में का ले लें। का को इंग्लिश में आप क्या लिखते हैं? के लिखते हैं। के लिखते हैं जब आपको पता है कि खा है। खा सेकंड वर्ग की ध्वनि है, सेकंड स्तंभ की ध्वनि है। तो इसमें खा क्या है? हमारी महाप्राण है। महा कैसे? का को आप इंग्लिश में खा को क्या लिखेंगे? के एच लिखते हैं। एच क्यों लगाते हैं? एच मतलब होता है हैवी। इंग्लिश में एच मतलब होता है हैवी। यानी अगर हम का पर अधिक जोर देते हैं तो क्या बन जाता है? खा बन जाता है, यानी के एच। ठीक है, इस प्रकार से महाप्राण बन जाते हैं। उसी प्रकार जो का हमारा अल्प प्राण है, ऐसी से इसे बोलने में हमारी कम ध्वनि वेस्ट होती है, कम ध्वनि निकलती है का, खा। और खा बोलने में हम ज़्यादा जोर लगाते हैं, यानी महाप्राण कहलाती है। यहाँ ज़्यादा हवा निकलती है। प्राण मतलब प्राणवायु, यानी ज़्यादा हवा निकलती है तो उसे क्या कहते हैं? महाप्राण कहलाती है। इसी प्रकार का हमारा अल्प प्राण है, खा महाप्राण है। गा हमारा अल्प प्राण है और घा महाप्राण है। और ना हमारा अल्प प्राण है। तो 1, 3, 5 पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे अल्प प्राण कहलाते हैं। पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण कहलाते हैं। और दूसरा और चौथा वर्ण स्तंभ के जो वर्ण हैं वो क्या कहलाते हैं? जैसे कि खा और घा, ये महाप्राण कहलाते हैं। और हम देखें कि अल्प और महाप्राण के अलावा जो हमारी घोष और अघोष ध्वनि होती हैं वो कौन सी होती हैं? जो पहला और दूसरा वर्ग है, यानी का, खा, ठीक है। इसी प्रकार चा, छा, इसी प्रकार टा, ठा, टा और ठा, इसी प्रकार ता, था और पाफा। यानी कि जो पहली और दूसरी जो स्तंभ है, पहले और दूसरे स्तंभ है, ये सभी ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? ये सभी ध्वनियाँ जो हमारी अघोष ध्वनि कहलाती हैं। कौन सी ध्वनि कहलाती है? अघोष ध्वनि। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्हें बोलने पर जो आवाज़ है हमारी वो धीमी होती है, यानी बोलने में कम प्राणवायु निकलती है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो जो ध्वनि का स्तर है वो बढ़ जाता है, यानी अघोष या घोष ध्वनि कहते हैं इनको। अघोष ध्वनि कहते हैं इनको। और जो
इसके बाद वाली ध्वनियाँ होती हैं जैसे कि गा, घा, णा, यानी 3, 4, 5, इनको क्या कहते हैं हम? सघोष ध्वनि कहते हैं। सघोष, सघोष ध्वनि कहते हैं। यानी का खा, चाछा और टाठा और ताथा और पाफा, इनको क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं अघोष ध्वनि बोलते हैं। यानी इन्हें बोलने में कम ध्वनि वेस्ट होती है, यानी कम ध्वनि का उच्चारण होता है। जैसे का खा, फिर इनको बोलेंगे तो अधिक ध्वनि की आवश्यकता होगी। गा, घा, णा, का खा, गा, घा, णा, चाछा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, णा, यानी पहले और दूसरे स्तंभ इनको क्या कहेंगे? अघोष वर्ण कहेंगे। और तीसरे, चौथे और पांचवें स्तंभ इनको क्या कहेंगे? सघोष, सघोष वर्ण कहेंगे या घोष वर्ण कहेंगे। घोष मतलब होता है शोर, यानी जिन्हें बोलने में अधिक प्राणवायु लगती है उन्हें सघोष वर्ण कहते हैं। तो ये हो गए हमारे अल्प प्राण और महाप्राण। इसके बाद हम आते हैं व्यंजन वर्णों को आगे समझेंगे। जैसे कि व्यंजन वर्ण क्या होते हैं? व्यंजन वर्णों को वर्गीकरण के आधार पर, व्यंजन वर्णों को जो वर्गीकरण है उसके आधार पर 6 प्रकार से बांटा गया है। कितने प्रकार से बांटा गया है? 6 प्रकार से, 6 प्रकार से बांटा गया है। 6 प्रकार में हमारे कौन कौन से हैं? पहला है स्पर्शी व्यंजन, पहला है स्पर्श व्यंजन। दूसरा क्या है? उच्छिप्त व्यंजन। दूसरा है उच्छिप्त व्यंजन। और जो तीसरा है वो है हमारा अनुनासिक व्यंजन। और चौथा है वो है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। और जो पांचवा है वो है हमारे संघर्षी व्यंजन। और जो छठवें है वो हमारा संयुक्त व्यंजन। तो इस प्रकार से व्यंजन वर्णों को 6 प्रकार से बांटा गया है। चलिए समझते हैं स्पर्श व्यंजनों को। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीव के मुख के किसी अंग को स्पर्श करती हुई कोई ध्वनि उत्पन्न होती है वो क्या कहलाते हैं? हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि आपको बताया का से लेकर जो हमारी माँ तक की ध्वनि है, का से लेकर माँ तक की जो भी वर्ण है वो क्या कहलाते हैं? हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 25 है। अभी हमने देखा पिछले वाले पेज पर हमने स्पर्श व्यंजनों को देखा, का से लेकर माँ तक के सभी वर्ण जो क्या है? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। यानी जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीव के मुख के किसी अंग को स्पर्श करते हुए ध्वनि निकलती है तो वो क्या कहलाती है? हमारी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 25 है। और इनको 5 वर्गों में डिवाइड किया गया है। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। 5 वर्ग आपको बता दिए थे, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इस प्रकार से 5 वर्गों में इनको बांटा गया है। उच्छिप्त व्यंजन क्या होते हैं? उच्छिप्त व्यंजनों के बारे में जानेंगे। उच्छिप्त व्यंजन यानी जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीभ झटके से ऊपर नीचे होती है उन्हें क्या कहते हैं? उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? डा और ढा ढक्कन, इनके नीचे आप बिंदी लगा दें, यानी इनके नीचे जो बिंदी लगा दें तो ढा और णा, डा और ढा ढक्कन, इनके नीचे आप बिंदी लगा दें तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे उच्छिप्त व्यंजन कहलाते हैं। किन्हें कहते हैं उच्छिप्त व्यंजन? वो व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ झटके से ऊपर नीचे होती है उन्हें क्या कहते हैं? उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं अनुनासिक व्यंजन पर। अनुनासिक व्यंजन क्या होते हैं? जिन ध्वनियों के
उच्चारण में नाक और मुख दोनों की मदद लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। अनुनासिक व्यंजन क्या कहलाते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में हम नाक और मुख दोनों की मदद लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि जो हमारा अंग है, अंग को क्या लिखते हैं? जो अंग है उसमें जो अंग की बिंदी है, ये हमारे नाक से प्रोनाउंसिएशन को दर्शाती है, यानी नाक से उच्चारण को दर्शाती है अंग की बिंदी। और जो हमारा चंद्राकार जो चिन्ह है वो क्या कहलाता है? मुख से उच्चारण को दर्शाता है। तो जो अंग की ध्वनि है वो हमारे अनुनासिक व्यंजन वाले जो भी वर्ण हैं वो अनुनासिक व्यंजन वाले वर्ण कहलाते हैं। और अंतस्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजनों को हमने पढ़ा था यारा लावा, जो हमारे हैं वो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन किन्हें कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु घूमकर बाहर निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में जो वायु है वो मुख से घूमती हुई बाहर निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा, ये सभी जो व्यंजन हैं वो हमारे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन के बाद हम आते हैं कौन से व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन हो गए थे। इसके बाद जो हमारे व्यंजन आते हैं वो आते हैं संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन किन्हें कहते हैं? संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन में या इन्हीं को क्या कहा जाता है? ऊष्मीय व्यंजन भी कहा जाता है। ऊष्मीय व्यंजन भी कहते हैं इनको, ऊष्मीय व्यंजन भी कहते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा जीभ से रगड़कर बाहर निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन, यानी संघर्ष करते हुए जो हवा है वो मुख से बाहर निकलती है उन्हें कहते हैं संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे कि आपको बताया था सा, सा और सा, हा, ये चार जो वर्ण हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में जो हमारी ध्वनि है, जो हवा है, वो जीभ से रगड़कर बाहर निकलती है, उसे कहते हैं संघर्ष करते हुए निकलती है, यानी संघर्षी व्यंजन कहलाती है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन को। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जो एक से अधिक व्यंजन वर्णों के मेल से बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन यानी दो समान व्यंजन वर्णों के योग से बनने वाले नए वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि आप संयुक्त व्यंजन कौन कौन सी है? छा, त्रा, ज्ञा और श्रा, ठीक है, ये सब क्या कहलाते हैं? हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जो छा है वो क्या काय से बनता है? का प्लस षटकोण वाले सा से मिलकर बनता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जो छा वर्ण है उसका हिंदी डिक्शनरी में, हिंदी वर्णमाला में उच्चारण कहाँ से प्रारंभ होगा, तो वो हमारे का से प्रारंभ होगा, क्योंकि ये का प्लस सा से मिलकर बनता है, तो ये संयुक्त वर्ण कहलाता है। और त्रा है, त्रा किससे मिलकर बनता है? ता प्लस रा से मिलकर बनता है, त्रा बनता है। और जो ज्ञा है वो जा प्लस या से मिलकर बनता है। और जो श्रा है वो सीटी वाला शा प्लस रा से मिलके बनता है। तो ये सभी हमारे संयुक्त व्यंजन थे। और अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में हमने पढ़ चुके हैं, और घोष अघोष के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो इस प्रकार से हमारे जो व्यंजन वर्ण हैं वो व्यंजन वर्ण समाप्त होते हैं। इसके साथ ही हम उच्चारण के स्थान पर जो व्यंजन वर्ण हैं उनको पढ़ेंगे। उच्चारण के स्थान के आधार पर व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन वर्ण जो है उच्चारण के स्थान के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं।
उच्चारण के स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण क्या होता है, वो 8 प्रकार के होते हैं। उच्चारण के स्थान के आधार पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण है वो 8 प्रकार के होते हैं। कैसे, कौन कौन से होते हैं? एक होता है कंठ, ठीक है, कंठ। कंठ में आपने पढ़ा जो का वर्ग की सभी ध्वनियां हैं, का खा गा घा ना, प्लस इसके अलावा जो हा है वो भी हमारा कंठ से बोला जाता है। और जो तालु है या तालव्य भी बोलते हैं इसे, तालु, तो जो चा वर्ग की जो ध्वनियां हैं जैसे कि चाछा जाझा या, और इसके अलावा या और सीटी वाला सा, ये भी हमारा तालु से यानी तालव्य से बोला जाता है। और मूर्धन्य से बोले जाने वाली ध्वनियाँ जो हमारी कचट टा वर्ग है, टा वर्ग की सभी ध्वनियाँ, और इसके साथ ही जो ढा और ढक्कन वाला, और इसके बाद षटकोण वाला सा और रा, ये सभी जो वर्ण हैं वो हमारे मूर्धा से बोले जाते हैं, मूर्धन्य से बोले जाते हैं। और ओष्ठ से यानी ओष्ठ से बोलने वाले वर्ण जो हैं, ओष्ठ या होंठ, होंठ से बोलने वाले जो वर्ण हैं वो कौन कौन से हैं? पा, फा, वा, भा, मा, यानी पा वर्ग के जो भी वर्ण हैं, पा वर्ग के जो भी वर्ण हैं, पा फा वा वा मा, ये सभी ओष्ठ से बोले जाते हैं। और दंतोष्ठ और दंत प्लस ओष्ठ से बोलने वाले दंत भी और ओष्ठ, दंतोष्ठ यानी दंत और ओष्ठ दोनों से बोलने वाले वर्ण जो है कौन सा है, वो हमारा वा है, ठीक है। तो ये वर्ण जो हो जाते हैं वो हमारे उच्चारण के आधार पर जो व्यंजन वर्ण हो जाते हैं। और जो वस व्यंजन वो कहलाते हैं, जैसे कि जो हमारे जो वस यानी मसूड़ों से बोले जाते हैं, मसूड़ों से आवाज़ निकलती है, मसूड़ों को छूते हुए जो वर्ण निकलते हैं यानी ध्वनि निकलती है, तो इन्हें क्या कहते हैं? वस वर्ण कहते हैं इन्हीं, यानी कि मसूड़े, इनको छूते हुए जो ध्वनि निकलती है। वस व्यंजन कौन कौन से कहलाते हैं? वो है हमारा सा, रा और ला, ये सभी। और काकल्य व्यंजन क्या कहलाता है? हा कहलाता है। काकल्य व्यंजन वो क्या कहलाता है? हमारा हा कहलाता है, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा? जो कंठ व्यंजन क्या कहलाते हैं? किसी जिन ध्वनियों के उच्चारण में का स्थान वो हमारे कंठ से होता है, यानी कंठ को छूते हुए जो ध्वनि निकलती है वो हमारे कंठ से निकलने वाली ध्वनि को हम कंठ व्यंजन कहते हैं। और तालव्य यानी तालु को छूते हुए स्पर्श करते हुए ध्वनि निकलती है, वर्ण उनको क्या कहते हैं? तालव्य वर्ण कहते हैं। मूर्धा को छूते हुए निकलती है वो मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। और ओष्ठ को छूते हुए ध्वनि निकलती, पाफा वावा मा, इनका उच्चारण स्थान हमारे ओष्ठ से होता है। तो ये सब हमारे ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। और काकल्य, काकल्य जो आपको बताया, काकल्य वर्ण क्या कहलाते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा स्वर यंत्र के मुख से सीधे बाहर निकलती है, यानी जो स्वर जो यंत्र होता है यहाँ से सीधे मुख से बाहर निकलती है, उसे काकल्य व्यंजन कहते हैं। जैसे कि हा। और अनुस्वार क्या कहते हैं? अनुस्वार व्यंजन वो वर्ण कहलाते हैं जिन ध्वनियों के उच्चारण में केवल नाक मदद करती है। जैसे कि अंग, अंग आप बोलेंगे यानी अंग की बिंदी लगेगी, केवल अंग की बिंदी होती है। जैसे कि अंग, अंग की बिंदी होती है, यानी इसको बोलने में हमारी नाक यानी नाक से ध्वनि निकलती है, तो हमारे क्या कहलाते हैं? अनुनाद, अनुस्वार कहलाते हैं। और वे व्यंजन जिन ध्वनियों के उच्चारण में केवल मुख मदद करता है उन्हें निरअनुनासिक कहते हैं। वो क्या कहलाते हैं? निरअनुनासिक कहलाते हैं, यानी नाक से ध्वनि नहीं निकलती है, यानी मुख हमारा मदद करता है, उन्हें निरअनुनासिक कहलाते हैं।
तो इस प्रकार से ये हमारा व्यंजन वर्ण समाप्त होता है। और एक और छोटा सा द्वित व्यंजन रह गया है। द्वित व्यंजन क्या कहलाते हैं? द्वित व्यंजन वो व्यंजन कहलाते हैं जो समरूप व्यंजनों की स्थिति को द्वित व्यंजन कहते हैं। दो समरूप व्यंजनों की स्थिति को क्या कहते हैं? द्वित व्यंजन कहते हैं। जैसे कि दिल्ली में आप देखेंगे कि ला का 2 बार प्रोनाउंसिएशन हुआ है, उच्चारण हुआ है। इसी प्रकार कहेंगे आप उल्लास में आप देखेंगे कि ला का 2 बार प्रोनाउंसिएशन हुआ है। उसी प्रकार आप देखेंगे उज्ज्वल वर्तनी में काफ़ी बार पूछा जाता है उज्ज्वल, आधा जावल, उज्ज्वल। ठीक है, तो जा का 2 बार उच्चारण हुआ है, मतलब दो समरूप व्यंजनों की स्थिति से जो वर्ण बनते हैं वो हमारे द्वित व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा सेशन समाप्त होता है। इसमें हमने स्वर और व्यंजन वर्णों के बारे में समझा, जो भी परीक्षा कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे वो हमने समझा। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ ही अपने साथी दोस्तों तक ये वीडियो को शेयर करें और उनको भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। और इस वीडियो के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद। और आपसे कामना करते हैं कि आप इसी प्रकार से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ग्रो करने में आप हमारी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।